नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनगर में 27 जून से 29 जून तक चली चिंतन शिविर मंगलवार को खत्म हो गया है। वहीं पर भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर बैठक में आगामी साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तय किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आगामी चुनाव के कार्यक्रमों के साथ रणनीति पर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि साल 2022 के चुनाव में जाने को लेकर सभी तैयारियों पर बातचीत की। इस बैठक में अपनी तैयारियों के साथ कांग्रेस के कार्यकाल के ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई है जिनमें राज्य को काफी नुकसान हुआ है। साल 2017 के बाद राज्य को भाजपा ने यहां पर भरोसा दिलाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र और राज्य की नीतियों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही 3 दिन की बैठक में 70 विधानसभा में 70 पूर्णकालिक यहां पर बनाए जाएंगे। रोड मैप पर विस्तार से चर्चा की गई है। जुलाई के महीने में जिले की कार्य समिति आयोजित की जाएगी। वहीं पर मंडल कार्य समिति जुलाई के महीने में भी यहां पर की जाएगी। सितंबर में सभी पदाधिकारियों द्वारा मंडल स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं पर दिसंबर की अगर बात करें तो दिसंबर के महीने में पूरे प्रदेश में भाजपा संपर्क यात्रा करती हुई नजर आएगी। प्राप्त करें, इस लक्ष्य को रखकर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी और अपना सारी तैयारी की है। हम लोगों ने इस तैयारी में कांग्रेस 2017 तक सत्ता में रहते हुए जिस प्रकार एक जनता के बीच में भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने अपना विश्वास खोया था, आज भी वो मुद्दे जनता के बीच में विद्यमान है। आज भी जनता उन सारे मुद्दों को कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। 2017 के बाद हमने जनता को वो विश्वास दिया एक सरकार के माध्यम से, और केवल विश्वास ही नहीं दिया, विश्वास के साथ एक विकास की दृष्टि दी। चिंतन शिविर अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय संतोष कुमार जी और अपने प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी सर, और उनका पूरा समय मार्गदर्शन मिला। और सभी जो निश्चित लोग इसमें जो संख्या थी, जो आगे का लिए पूरा नेटवर्क और तैयारियां, उस दृष्टि से चर्चा बातचीत ये रही है और सफल बैठक रही है। पूरी तरह हर एक विषय पे चिंतन और मनन और चर्चा डिस्कशन रहा है और उसको लेकर के आने वाला समय के लिए रोड मैप भी यहाँ पे तैयार हुआ है। तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जहां पर लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर कह सकते हैं कि किस तरीके से साल 2022 में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बने, उसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया। साथ ही कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कमियां यहां पर दिखाई दे रही है, उनको किस तरीके से मुद्दा बनाकर आमजन के बीच में लेकर जाएं, उसको लेकर भी यहां पर चिंतन शिविर में तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हम आपको बता दें कांग्रेस से हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी जुड़ गए हैं। आरपी रतूड़ी जी, आपका भी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नवीन ठाकुर जी, जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि वाकई आगामी चुनाव को लेकर हर पार्टी यहाँ पर रोड मैप बनाती हुई नजर आ रही है, रणनीति बना रही है। बीजेपी की ओर से अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है और उसी के मद्देनजर कह सकते हैं कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ यहाँ पर खास रहा, क्या कुछ रोड मैप बनाया गया, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो बातें निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस कह रही है कि वाकई इस बार सरकार जो है वो हमारी बनती हुई नजर आएगी, तो क्या कुछ मुद्दे खास रहे इस दौरान 3 दिवसीय शिविर में? प्रीति जी, कांग्रेस तो फिलहाल अपना नेता प्रतिपक्षी बना ले, वही बहुत बड़ी बात है। सरकार बनाना तो इनके लिए जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रहेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी इस बार जिस प्रकार हमने लोकसभा में मिथक तोड़ा, उसी प्रकार राज्य विधानसभा में भी हम मिथक तोड़ने वाले हैं। उत्तराखंड का इतिहास रहा है, जिस पार्टी की सरकार रही लोकसभा चुनाव में उसके विपरीत जो है सांसद चुने गए। अगर भाजपा की सरकार रही तो कांग्रेस के सांसद बने,
कांग्रेस की सरकार आई तो भाजपा के 500 सांसद बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही और 500 सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के रहे। इसी प्रकार 2022 में हम इस मिथक को भी तोड़ेंगे कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। 3 दिन हमारे जो मंथन शिविर हुआ, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने इसी बात को लेकर मंथन किया कि जो 2017 में हमें जीत मिली थी, उससे बड़ी जीत किस प्रकार हम 2022 में लें। इसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए, समझ कस ली गई और हम अपने विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और जनता जानती है कि संगठन ने विकास किया और किसने जो है 5 साल उत्तराखंड की जनता को भ्रष्टाचार में और घोटालों में डुबा के रखा। तो हमारी सरकार 22 में बड़े बहुमत के साथ पुनः वापस करे, इस बात को लेकर जो है 3 दिन हमारी मंथन बैठक चली जी। और हमने अपने बूथ स्तर तक के कार्यक्रम इसमें तय कर दिए। अगले माह से हमारे सभी मंत्री, विधायक, पार्टी के पदाधिकारीगण सभी जो है बूथ स्तर तक जाएंगे और काम करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जहां पर तैयारियों में लगी हुई है, तो उसी के मद्देनजर बीजेपी की ओर से भी 3 दिवसीय शिविर का यहां पर आयोजन किया गया था, जहां पर चर्चा की गई कि किस तरीके से पार्टी की रीति नीति जो है उसे आमजन तक पहुंचाया जाए। अब तक जो कामकाज किए गए हैं उनका भी यहाँ पर कह सकते हैं खाका तैयार किया गया। दोबारा आपका रुख करेंगे, आरपी रतूड़ी जी भी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी रतूड़ी जी, जिस तरीके से नवीन ठाकुर जी की ओर से बातें कही गई है कि वाकई ही उनकी ओर से तो तैयारियां चलती हुई नजर आ ही रही है, वो तो रोड मैप बना ही रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कहां यहां पर साल 2022 में सरकार बनाने के सपने देख रही है, लेकिन फिलहाल तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर ही कलह खत्म नहीं हो रही। प्रीति जी, पहले तो ये कहूंगा कि ये चिंतन शिविर था या चिंता शिविर था जी। ये चिंता तो नहीं सता रही है, क्योंकि 2017 में हमने जो 9 संकल्प पत्र में इन्होंने घोषणाएं की थी, जरा उसका अध्ययन करें। वो 9 संकल्प पूरे कर दिए। उसमें शराबबंदी का भी था इनका कि हम धीरे धीरे उत्तराखंड में शराब बंद करेंगे। क्या महिलाओं को जो इन्होंने आश्वासन दिया था, क्या वो शराबबंदी हुई या घर घर गाड़ियों से, मोबाइल वैन से शराब भेजने का काम किया? जो पवित्र स्थल ऋषिकेश के नजदीक कभी शराब का ठेका नहीं हुआ करता था, वहाँ भी शराब के ठेके खोलने का काम किया। अब ये चिंता इनको इस बात की है कि इस कोरोना काल में जो हमारे प्रवासी भाई आए थे, तो किसी को सांप डस रहा था, कोई फांसी लगा रहा था, इस बात की चिंता कर रहे थे कि कहीं ये मुद्दे बड़े तो नहीं हो जाएंगे। सवाल, आपने विकास क्या किया कि हमारे जो ये कोरोना काल की दूसरी लहर में आप देखेंगे अस्पतालों के बाहर लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे, लोग बेड के लिए मारे मारे फिर रहे थे। अब इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हमने तो इन 4-4.5 सालों में किया ही कुछ नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नैया डगमगाएगी। शायद ये चिंता, अगर इन्हें 4.5 साल कुछ किया होता तो इन्हें तो चिंतन शिविर करने की जरूरत नहीं, बल्कि क्रियान्वयन करने का काम कि हमने ये किया है। जनता के बीच में जाते और सीधा बताते कि हमने ये काम किए। ये चिंतन शिविर आपकी ओर से जो बातें कही गई है नवीन जी से मैं उसका जवाब ले लूंगी, लेकिन उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर ही अभी इनको तो धैर्य नहीं है ना। अभी 24 तारीख को नेता प्रतिपक्ष की जो हमारी थी उसका अभी 13वीं हुआ। ये इतने उतावले हैं, सत्ता के भूखे हैं। अरे भाई, कम से कम अभी समय है, इतना जल्दी नहीं हुआ, हो जाएगा। अभी तो निश्चित तौर पर हम उस कमी को, जो हमारी एक कमी हुई है, उसका हमको अभी अफसोस है। इनको काहे को उतावलापन है, इनको काहे को दिक्कत हो रही है। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि आपका नेता प्रतिपक्ष भी होगा। आपसी मामला है, और अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वाकई उनकी डेथ हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। 24 तारीख को 13वीं हुई है। ये हिंदू रीति रिवाज को केवल वोटों तक मानते हैं, ये समाज के व्यवस्थाओं में नहीं मानते हैं। ठीक है, ठीक है। नवीन ठाकुर जी लगातार दिल्ली तक जो है इनके विधायक, इनकी कला पहुंच गई। कल जो है उत्तराखंड सदन में इनके प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को अकेले छोड़ के इनके 7-8 विधायक अलग गुट बना के जो है कहीं और मुलाकात कर रहे थे।
तो हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की जनता इनकी कला देख रही है, इसलिए मैंने जवाब दिया था। बाकी जो है आरपी रतूड़ी जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और उनका धर्म है अपने जो है पार्टी का बचाव करने की कोशिश करेंगे। एन कैन प्रकैन कुछ है तो है नहीं बचाव करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत समझदारी से, बहुत जो है बुद्धिमत्ता से आरपी रतूड़ी जी बचाव कर रहे हैं कांग्रेस का। मैं इनकी इस काबिलियत की दाद देता हूँ, लेकिन जनता जानती है कितना बचाव करेंगे रतूड़ी जी। रतूड़ी जी के बचाव करने से थोड़ी जो है कांग्रेस बच जाएगी। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस 22 में अपने 10 विधायक भी बचा ले तो गनीमत है। ठीक है, लेकिन उनकी ओर से ये भी तो आरोप आप पर लगाए गए हैं कि आपने जो संकल्प पत्र लेकर आए थे, जो वादे आप लेकर आए थे साल 2017 में, उनमें से भी तमाम वादे आपकी ओर से पूरे नहीं किए गए, ये बात भी उनकी ओर से कही गई। जी अभी 8 महीने बाकी हैं। हमारे संकल्प पत्र को उठा के देख लीजिए, और संकल्प पत्र के साथ मैंने बहुत बार कहा, कांग्रेस के जो संकल्प पत्र रहे, कांग्रेस के जो वादे रहे, उन वादों को लेकर वो आ जाए और हम अपना संकल्प पत्र लेके आ जाएंगे। और विकास के मुद्दे पर कभी कांग्रेस के लोग जो है हमारे से वाद विवाद करें, डिबेट करें, तो इनकी पोल खुल जाएगी। 4.5 वर्षों में हमने क्या किया, मैं एक एक चीज जो है बताने को तैयार हूँ। रतूड़ी साहब बता दें कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने कहा ना कि शराब के लिए भी तो आपने कहा था कि शराब बंदी की जाएगी, उसको लेकर क्या हुआ? पहला आरोप तो यही लगाया उन्होंने। देखिए, शराब का तो आपने एक ब्रांड सुना था, नाम लेना भी उचित नहीं समझूंगा। पूरे प्रदेश में हरीश रावत जी ने उस ब्रांड को जो है प्रचलित कर दिया था। और शराब को लेके घोटाला किसने किया, ये पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। ऑक्सीजन की कमी की बात आदरणीय आरपी रतूड़ी जी कर रहे थे। अगर रतूड़ी जी एक श्रीनगर प्लांट में केवल ऑक्सीजन प्लांट होता, 4-6 ऑक्सीजन के प्लांट कांग्रेस ने लगा दिए होते तो उतनी दिक्कत नहीं पड़ती। जब हमने सत्ता संभाली तो केवल एक ऑक्सीजन का प्लांट था श्रीनगर में। आज जो है 17 ऑक्सीजन के प्लांट काम कर रहे हैं। सुदूर गोपेश्वर से लेके और अल्मोड़ा से लेके और पिथौरागढ़ तक हमने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हैं। जब कांग्रेस सत्ता छोड़ के गई तो केवल 116 वेंटिलेटर थे। आज जो है 1500 वेंटिलेटर प्रदेश में है। ठीक है नवीन जी, इतना वक्त नहीं है, आरपी रतूड़ी जी एक आखिरी कमेंट दीजिए। देखिए, ये बहुत बुद्धिजीवी हैं नवीन जी। ये कह रहे हैं कि पहले ऑक्सीजन, अरे भाई महामारी आपके कार्यकाल में आई तो आप बढ़ाएंगे, इसमें पहले से महामारी की घोषणा पहले हो जाती क्या? और सवाल ये, अभी हम पे आरोप लगा देते हैं इनके विधायक, अरे आपका तो अभी चंद दिनों पहले मुख्यमंत्री बना और कल ही उनको वहाँ दिल्ली बुलाया गया। जी अपनी पार्टी का अंदरूना मामला होता है, तो आपके यहाँ कला है जो मुख्यमंत्री को बुलाया गया? क्या कला है, क्या कारण है? तो पहले अपने अंदर झांको। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ठीक है नवीन जी, आरपी रतूड़ी जी, आप अपने कीमती टाइम निकाला, हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, रामनगर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर में शिरकत करने के बाद में आज सुबह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम रावत ने हाईकमान विधानसभा चुनाव की रणनीति और उनके उपचुनाव लड़ने को लेकर यहां पर चर्चा कर सकते हैं। गौरतलब है कि रामनगर में हुए 3 दिवसीय बीजेपी चिंतन शिविर में प्रदेश और केंद्रीय स्तर के बड़े नेताओं ने आगामी चुनावी रणनीति को लेकर यहां पर मंथन किया है। और इस आयोजन के तुरंत बाद में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली जाना प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल शुरू करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे से साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर ये साफ कर दिया है कि वो दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और इस मुलाकात के दौरान वो आगामी चुनाव को लेकर बातचीत करने वाले हैं। तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां हर पार्टी तैयारी में लगी हुई है, वहीं पर बीजेपी की ओर से भी 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस दौरान 3 दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल हुए थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर रोड मैप बनाया गया। जैसे ही 3 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म हुआ है, उसके बाद में आज बीजेपी आलाकमान की ओर से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया है। हालांकि उनकी दिल्ली तलब होने के बाद से लगातार सियासी घटनाक्रम जो है वो काफी यहाँ पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष जो है वो भी यहाँ पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कह सकते हैं जिस तरीके से 3 दिवसीय चिंतन शिविर जो चला है उसके बाद में उन्हें दिल्ली तलब किया गया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि किन किन मुद्दों को लेकर वो जब वापस आएंगे तो चर्चा करके आएंगे।
आपको ये भी बता दें कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। इसके पीछे जिस तरीके से तमाम राजनीतिक कारण जो निकलकर सामने आ रहे हैं, उनमें से एक कारण तो ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो है उनमें काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है, लगभग 7 से 8 महीने का वक्त बचा हुआ है। और चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है, जिस तरीके से जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार अगर किसी भी राज्य में 1 साल से कम वक्त बचा हुआ है विधानसभा चुनाव होने के लिए, तो उसमें उपचुनाव नहीं करवाए जा सकते। और अगर 6 महीने के अंदर अंदर सीएम जो है वो यहाँ पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ता है, कोई सीट उसे नहीं मिलती है, तो उसे भी अपने आप यहाँ पर अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी इस बात को लेकर चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि क्या कुछ ऐसे बीच का रास्ता निकाला जाए कि यहाँ पर उपचुनाव भी आराम से करवाए जा सके और उसके बाद में जो विधानसभा चुनाव है वो भी यहाँ पर आसानी से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से 3 दिवसीय चिंतन शिविर पहले चला और उसके बाद में आज उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर बातचीत होगी, लेकिन सीएम की ओर से कहा गया कि उपचुनाव को लेकर नहीं, जो भी चिंतन शिविर में मंथन किया गया है उसको लेकर वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अगर सियासी घटनाक्रम की बात करें तो आप खुद वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ फिलहाल वहां पर? देखिए प्रीति, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन चिंतन बैठक हुई उसमें साफ तौर से सरकार की जो योजनाएं रही हैं या सरकार ने किस तरह से 4 साल में काम किया है उन सबको लेकर के पूरी डिटेल जो है वो जुटाई गई, ताकि क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 में आसानी मिल सके, लोगों से जुड़ने का जो एक संबंध है वो बन सके, ताकि लोगों के बीच में सरकार जाए और अपनी जो 4 साल की उपलब्धियां रही हैं उनको गिना सके, क्योंकि 2022 के चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में 3 दिन जो है पूरी तरह से चिंतन बैठक में यही इन सब चर्चाओं पे मंथन हुआ कि किस तरह से हमें कार्य योजनाओं को करना है आगे और किस तरह से हम भारी बहुमत से जीत सकते हैं। इसी को लेकर के आज वो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को आज दिल्ली बुलाया गया है जेपी नड्डा के साथ, क्योंकि जेपी नड्डा ने उनको बुलाया। तो कहीं ना कहीं देखिए, सूत्रों के माने तो लगातार ये बातें निकल करके सामने आ रही है कि हो सकता है कि किस तरह से अब उनको किस सीट से चुनाव लड़ना है, इस पर मंथन हो सकता है। और साथ ही क्योंकि देखिए अभी काफी पद ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भरने हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी चर्चा हो सकती है कि किस तरह से किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ऐसे में देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज निकल करके आ रही है वो यही है कि मुख्यमंत्री के, क्योंकि काफी समय नहीं है, 6 महीने का वक्त होता है, मुख्यमंत्री को विधानसभा पद की शपथ लेनी होती है। तो कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ये तय हो जाएगा कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे, ताकि वो एक विधायक के रूप में भी शपथ ले सके। क्योंकि 6 महीने के बाद अगर इस तरह की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो इसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं बिल्कुल कुल मिलाकर कह सकते हैं तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी और उसी के मद्देनजर कह सकते हैं कि आला कमान ने यहाँ पर सीएम तीरथ सिंह रावत को दिल्ली तलब किया है। दोबारा आपका रुख करेंगे, इसी बीच हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शादाब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी बहुत धन्यवाद। जी शादाब जी, जिस तरीके से 3 दिवसीय चिंतन शिविर किया गया, उसमें तमाम बातों को लेकर मंथन किया गया, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप बनाए गए, अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता समर्थकों या नेताओं को देनी थी वो तमाम चीजें यहाँ पर तैयार की गई है। फिर रैंडमली आला कमान की ओर से यहाँ पर सीएम तीरथ सिंह रावत को तलब किया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसा खास रहेगा या क्या कुछ ऐसी कह सकते हैं इतनी जल्दबाजी की 3 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म हुआ उसके तुरंत बाद सीएम को वहां पर बुला लिया गया, क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि हम जो चिंतन शिविर था वो पहले से डिसाइड था और चिंतन शिविर में इस बात को लेके चिंता की कि कोरोना के हालात में उत्तराखंड ने, क्योंकि हमारा दूरस्थ पहाड़ी इलाका है, बहुत सारी दिक्कतें हमारे लोगों के साथ आई हैं। हमारे यहाँ यात्रा भी अभी तक सुचारू पाई है, जो हमारे लोगों की आजीविका उस यात्रा पे टिकी है। तो हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार का लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को मिले, कैसे जाके किस रणनीति के तहत आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें, जो योजनाएं, जिन चीजों को लेके, जैसे कहते हैं कि जब आप युद्ध पे जाते हैं तो अपने आप को आप अपने सैनिक को लैस करके भेजते हैं हथियारों से,
तो उसी तरह से ये माना जाए कि जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी जनता के बीच में 2022 में जाएंगे, उसके लिए हमारी केंद्र की सरकार, राष्ट्रीय पार्टी उन्हें तैयार कर रही है कि आप इन मुद्दों के साथ, इन लाइंस के साथ आप आगे जाएंगे, ये आपका ट्रैक रहेगा और आप ताकत के साथ हमने इतने काम किए, केंद्र की जितनी योजनाएं, इन्हें ज्यादा से ज्यादा कैसे आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। हम दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ही इस प्रदेश उत्तराखंड को, माननीय अटल जी ने ये प्रदेश हमें दिया और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि उस प्रदेश के साथ साथ हम अगर देखेंगे तो प्रदेश की लाइन के ऊपर ये प्रदेश को संभालने की जिम्मेदारी मोदी जी ने ली है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारियां ली हैं, ये जो बातें आई हैं, इसका लाभ हमें मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो दिल्ली यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी की हुई है, इससे बहुत कुछ उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर अगर हम बात करें, 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर सीएम को किसी एक विधानसभा सीट से जीतना जरूरी है, उसको लेकर भी इस दौरान बातचीत हो सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, तो उनकी ओर से जो नियम फिलहाल बने हुए हैं, चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार तो यही है कि 1 साल का अगर गैप यहाँ पर रहता है तो उससे पहले विधानसभा चुनाव अगर है तो उपचुनाव नहीं हो सकते। नहीं, कहीं नहीं है। ये लोग, कुछ लोग बेवजह गुमराह कर रहे हैं जनता को, बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 151 में क्लियर लिखा है कि अगर 1 साल से ज्यादा समय है तो चुनाव आयोग बाध्य है, अगर 1 साल से कम समय है चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। लेकिन हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं ऐसे बड़े। हरियाणा में बंसीलाल जी का जब चुनाव हुआ, वो मुख्यमंत्री बने, लास्ट टाइम था 1 साल से कम था, तो उन्होंने चुनाव कराया गया था। वहाँ 4 सीटें थी, 1 सीट पे चुनाव करा दिया गया था, लेकिन बाकी सीटों पे नहीं हुआ था। जैसे मुख्यमंत्री लड़े थे उसी सीट पे चुनाव हुआ था। ऐसे ओडिशा का एक एग्जाम्पल है कि ओडिशा के अंदर अगर आप जी थे, जब उन्हें 8 महीने की सरकार थी और जब उन्हें वहाँ रिशफल हुआ तो उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी थी, तो चुनाव आयोग ने वहाँ भी चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी, वहाँ पे चुनाव कराए थे। तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है माननीय तीरथ सिंह रावत जी चुनाव लड़ेंगे भी और ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे भी। चलिए शादाब जी, हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आपने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।